हेलो एवरीवन, वेलकम टू द बालजी जंक्शन। और बीपीएससी की सीरीज में ये हमारा नेक्स्ट वीडियो है जो है मेटल और नॉन मेटल के बारे में। अब जो मेटल है वो कहाँ से मिलते हैं? तो मेटल जनरली हमारी जमीन के अंदर जो है एक इम्प्योर फॉर्म में पाए जाते हैं। इम्प्योर फॉर्म मतलब जैसे मेटल दिखते हैं वैसे ही वो पाए नहीं जाते। क्यों ऐसा होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हमने देखा था कि हमारे मेटल में 3 कैटेगरी है। एक जो बहुत रिएक्टिव है, एक जो मिडल रिएक्टिव है और एक जो लीस्ट रिएक्टिव है। तो जनरली जो लीस्ट रिएक्टिव है मेटल, वो तो फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, यानी तो थोड़ा बहुत अगर इसमें प्यूरिफिकेशन कर दिया जाए तो वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाते हैं, क्योंकि ये बाकियों से रिएक्ट कम करते हैं। तो ये फ्री स्टेज में पाए जाते हैं या फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। अब अगर मिडिल रिएक्टिव मेटल की बात करें तो ये फ्री स्टेट में तो नहीं पाए जाते या बहुत कम पाए जाते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, डिफरेंट चीजों से रिएक्ट करके जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ओर्स बना लेते हैं। और किसे कहते हैं, या और या अयस्क है क्या एक्चुअल में? ये इम्प्योर फॉर्म ऑफ मेटल है। ये वो क्रूड फॉर्म है जिससे कि हम बाद में मेटल को एक्सट्रैक्ट करेंगे या निकालेंगे। तो जिस फॉर्म में मेटल पाया जाता है मिट्टी के अंदर उसको कहते हैं ओर या अयस्क। जो जनरल पाया जाता है अयस्क जिस फॉर्म में उसको कहते हैं ऑक्साइड। ऑक्साइड फॉर्म में क्यों ज्यादा ओर पाया जाता है? क्योंकि ऑक्सीजन बहुत है अर्थ के पास, और ऑक्साइड फॉर्म से मेटल को एक्सट्रैक्ट करने में यानी मेटल को लेने में जो प्रोसेस यूज होता है वो होता है रिडक्शन। तो अगर ये कहिए कि किसी भी ओर से आपको मेटल कैसे मिलेगा, तो आपको मिलेगा बाय द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन। लेकिन केवल ऑक्साइड नहीं पाया जाता है, उसके अलावा भी कई टाइप के ओर पाए जाते हैं। देखिए, सबसे इजी जो एक्सट्रैक्शन होता है ओर से मेटल का वो होता है अगर ऑक्साइड फॉर्म में है तो, लेकिन सारे ओर्स ऑक्साइड फॉर्म में नहीं होते। तो पहले हमें देखना होगा कि किस मेटल का कौन सा ओर बनता है। तो अगर हम हाईली रिएक्टिव मेटल देखें तो इसके 2 टाइप्स के ओर पाए जाते हैं, एक क्लोराइड और एक ऑक्साइड। अगर हम मिडिल रिएक्टिव मेटल देखें तो इसमें जो है वो सल्फाइड ओर पाया जाता है, कार्बोनेट पाया जाता है और ऑक्साइड पाया जाता है। इसी तरीके से लीस्ट रिएक्टिव यानी ये जो नीचे वाले हैं उनके ओर देखें तो या तो वो फ्री स्टेट में पाए जाएंगे या तो सल्फाइड में या फिर ऑक्साइड में। तो हमें जो है इनसे मेटल को निकालना है। अब एक बात याद रखिएगा, तीनों केसेस में चाहे और क्लोराइड हो, सल्फाइड हो या कार्बोनेट हो, पहले हम इसको ऑक्साइड ओर में चेंज करते हैं और फिर उसको रिड्यूस कर देते हैं तो मेटल मिल जाता है। तो जो हमारा तरीका होगा उसमें कोई भी ओर है, चाहे वो क्लोराइड है या फिर सल्फाइड है या फिर कार्बोनेट है, इसको पहले एक प्रोसेस के थ्रू हम किस में चेंज करेंगे, ऑक्साइड में, और फिर इसको रिड्यूस कर देंगे और हमें क्या मिल जाएगा, मेटल मिल जाएगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू रिएक्टिविटी हम तीनों को एक एक करके पढ़ेंगे। अब जब सबसे पहले ओर होते हैं जो मिट्टी में पाए जाते हैं, उनके पास ढेर सारी इम्प्योरिटीज भी होती हैं, वो बहुत साफ कंडीशन में नहीं होते हैं। तो उस इम्प्योरिटीज को एक टर्म देते हैं, इनको कहते हैं गैंगवी, GANGUE। तो आपको ये नाम याद रखना है कि गैंगवी क्या है, इम्प्योरिटीज ऑफ ओर। तो पहले इस इम्प्योरिटी को हटाना पड़ता है, देन जो है एक्सट्रैक्शन का काम होता है। तो अब हम पहली जो कैटेगरी लेंगे एक्सट्रैक्शन के लिए वो लेंगे फ्रॉम अ लो एक्टिविटी मेटल ओर्स। और इसमें कौन कौन आएगा, कॉपर से लेके और गोल्ड तक, इसके अलावा प्लैटिनम भी आएगा। तो ये सारे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, प्लैटिनम और मरकरी ये या तो सल्फाइड में पाए जाएंगे या ऑक्साइड में पाए जाएंगे। अब देखिए, ऑक्साइड में पाए जाएंगे तो कुछ नहीं करना है, क्या करना है, रिड्यूस कर देना है तो मेटल आपका मिल जाएगा। इस केस में चूंकि मेटल बहुत कम रिएक्टिव होते हैं इसलिए बहुत टफ सिचुएशन में नहीं होता ऑक्साइड, इसलिए केवल हीट किया जाता है, रिड्यूस करने के लिए केवल हीट किया जाता है और मेटल मिल जाता है। लेकिन अगर सल्फाइड फॉर्म में है तो मरकरी का सल्फाइड, ये HGS, इस ओर को यानी मरकरी के सल्फाइड ओर को कहते हैं
बार, ये नाम आपको याद रखना है। सिनाबार इज नथिंग, क्या है ये, मरकरी का ओर है, सल्फाइड ओर है। तो क्या करते हैं, इसको हीट करते हैं, हाई हीट, तो ये ऑक्साइड में चेंज हो जाता है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करते हैं तो ऑक्साइड में चेंज हो जाता है। तो ये क्या बना लेता है, HgO, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके HgO बना लेगा। और इसको फिर फर्दर हीट करते हैं, जैसा कि वो प्रोसेस में मैंने बताया है, तो ये बन जाता है आपका मेटल, मिल जाता है। ये जो हीट का प्रोसेस है इसको कहते हैं रोस्टिंग। तो आप केवल रोस्टिंग के थ्रू ही आपको सल्फाइड या ऑक्साइड ओर से मेटल मिल जाता है इन केस ऑफ लो एक्टिविटी मेटल्स ओर। नाउ जो सेकेंड कंडीशन है उसमें हम मीडियम एक्टिविटी मेटल ओर से हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो मैंने बताया था कि इस केस में 3 टाइप के ओर्स होते हैं, सल्फाइड हो सकता है, कार्बोनेट हो सकता है या ऑक्साइड हो सकता है। अब अगर ऑक्साइड है तो अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है, ये क्या होगा, इसको रिड्यूस कर लेना है, मेटल मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो रिडक्शन होगा वो सिंपली हीट करने से नहीं होगा, यानी रोस्टिंग से नहीं होगा केवल। तो इस केस में यहाँ क्या करते हैं, कार्बन को यूज करते हैं, यानी कार्बन की प्रेजेंस में रिडक्शन करते हैं। कार्बन यानी कि कोक, इसकी प्रेजेंस में जब रिड्यूस करते हैं तो मेटल मिल जाता है। अब सल्फाइड अगर और है, जैसे कि हम इसमें जिंक का सल्फाइड ले लेते हैं, जिंक सल्फाइड, इस केस में जो सल्फाइड है उसको हीट करते हैं, बहुत स्ट्रांगली हीट करते हैं एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में, यानी ऑक्सीजन इससे रिएक्ट करेगा तो जिंक का ऑक्साइड बन जाता है ऐसे, और उसके साथ साथ सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी निकलती है। तो ये हमें ऑक्साइड और मिल जाता है। अब अगर कार्बोनेट है, जैसे जिंक का कार्बोनेट ले लेते हैं, तो इसको भी स्ट्रांगली हीट करते हैं वैसे ही सेम, लेकिन इसको लिमिटेड ऑक्सीजन में यानी लो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन में करते हैं। तो ये क्या होता है, ये डिकम्पोज हो जाता है किसमें, जिंक ऑक्साइड में और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और यहाँ पे SO2 गैस निकलती है। उसके बाद ये दोनों ऑक्साइड को हम क्या करते हैं, रिड्यूस कर देते हैं ऐसे। तो अगर जिंक ऑक्साइड दोनों की जगह पे है तो इसको क्या करेंगे, रिड्यूस कर देंगे। कैसे रिड्यूस करेंगे, कार्बन की प्रेजेंस में या कोक की प्रेजेंस में इसको रिड्यूस कर देंगे तो हमें मेटल यानी कि जिंक मिल जाएगा। मीडियम एक्टिविटी मेटल में ही जो रिडक्शन प्रोसेस जिसमें हमने कार्बन को यूज किया था उसका एक और सब्स्टिट्यूट है, या आप कह लीजिए उसका एक और विकल्प है। तो आप और कैसे रिड्यूस कर सकते हो, आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर सकते हो। क्या हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में देखा था कि अगर कोई ज्यादा एक्टिव मेटल है और वो उसके सॉल्ट से यानी यहाँ पे ऑक्साइड से रिएक्ट करता है तो वो क्या करेगा कि ये जो मेटल है ज्यादा रिएक्टिव वो खुद का ऑक्साइड बना लेगा और मेटल को फ्री कर देगा। तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को भी हम यूज करते हैं और के ऑक्साइड से फाइनल मेटल बनाने के लिए। तो इस केस में अगर हम देखें आयरन का ऑक्साइड है, उसको अगर एल्युमिनियम से रिएक्ट करें तो एल्युमिनियम का ऑक्साइड बन जाएगा Al2O3 और आयरन जो है वो क्या हो जाएगा, वो फ्री हो जाएगा। तो ये निकल आएगा यहाँ पे जो रिएक्शन होता है ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक का मतलब होता है कि इसमें बहुत ज्यादा हीट निकलती है, इतनी हीट निकलती है कि ये जो मेटल्स निकल के आते हैं वो मोल्टेन स्टेज में होते हैं, यानी पिघले हुए स्टेज में होते हैं। तो पिघले होने का फायदा कैसे उठाते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम इस प्रोसेस को, जैसे कि आयरन और एल्युमिनियम वाला रिएक्शन है, इस प्रोसेस को यूज करते हैं कहाँ, 2 जगहों पे। एक, आपने रेलवे ट्रैक पे मरम्मत होते देखा होगा, तो वहां पे रेलवे ट्रैक को बनाने के लिए या जोड़ने के लिए इस रिएक्शन का यूज करते हैं, यानी ज्वाइनिंग ऑफ रेलवे ट्रैक। उसके लिए ये मोल्टेन जो स्टेज निकलती है आयरन की उसको यूज करते हैं, क्योंकि ये गर्म करना ही नहीं पड़ता, इस रिएक्शन के थ्रू ही वो पिघला हुआ लोहा निकलता है। दूसरा है कि जो टूटी हुई मशीनें होती हैं, कई मशीनें जो कि उनको भी ज्वाइनिंग के लिए या उनको जोड़ने के लिए भी इस रिएक्शन का यूज किया जाता है। सो इस रिएक्शन को, जिसमें कि एनर्जी बहुत ज्यादा निकलती है, इसको कहते हैं थर्मिक इक्वेशन। थर्मल एनर्जी निकलती है, इससे थर्मिक इक्वेशन। तो क्वेश्चन आ सकता है कि थर्मिक इक्वेशन का यूज या थर्मिक इक्वेशन कहाँ यूज होता है, तो
तो आप रेलवे ट्रैक को जोड़ने में यूज होता है। जो लास्ट कैटेगरी है वो है हाई एक्टिविटी मेटल ओर से। किसके में ओर होंगे? ये सोडियम के, मैग्नीशियम के या कैल्शियम के। ये और दो फॉर्म में पाए जाते हैं, क्लोराइड या ऑक्साइड। इसमें भी करना है रिड्यूस, लेकिन इस केस में ये मेटल बहुत रिएक्टिव होते हैं, तो इनको कार्बन की मदद से रिड्यूस नहीं किया जा सकता क्योंकि ये ज्यादा एक्टिव है कार्बन से ज्यादा। तो इसलिए यहाँ पे जो मेथड यूज किया जाता है उसको कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। अब इसमें क्या करते हैं देखिए, इसमें सेम एक सॉल्यूशन लेते हैं, उसमें दो इलेक्ट्रोड लगाते हैं, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। पॉजिटिव वाले को एनोड कहते हैं और नेगेटिव वाले को कैथोड कहते हैं। तो ये अरेंजमेंट क्रिएट करते हैं और यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, जो इसके अंदर भरा होता है, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट की जगह हम इसका क्लोराइड और यूज करते हैं, यानी अगर Na है, मान लीजिए सोडियम है, तो सोडियम क्लोराइड यूज करेंगे। तो सोडियम क्लोराइड बटेगा तो सोडियम प्लस और क्लोराइड माइनस में टूटेगा। ये प्लस है तो ये कहाँ जाएगा? ये नेगेटिव पे जाएगा, यानी कि जो मेटल होगा वो कैथोड पे इकट्ठा होगा और जो क्लोराइड आयन होगा वो एनोड पे इकट्ठा होता रहेगा। फिर यहाँ से हम मेटल को कलेक्ट कर लेंगे। अगर एल्युमिनियम यूज होता है, यहाँ पे एल्युमिनियम भी लिख दीजिएगा, तो अगर एल्युमिनियम यूज करते हैं तो वहां के केस में ऑक्साइड और यूज होता है, तो उसकी इलेक्ट्रोलिसिस कर लेते हैं और वहां भी कैथोड पे एल्युमिनियम मेटल एक्सट्रैक्ट हो जाता है। नाउ हमको और से मेटल मिल गया, लेकिन जो मेटल मिलता है वो प्योर फॉर्म में नहीं होता है, दैट मीन्स उसको रिफाइनिंग की जरूरत होती है। तो रिफाइन कैसे करते हैं? तो रिफाइन जो करते हैं उसका मेथड है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। सो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में क्या करते हैं देखिए, इसमें भी सेम एक इलेक्ट्रोलाइट बनाते हैं, इसमें भी सेम एक एनोड होगा पॉजिटिव, एक कैथोड होगा नेगेटिव। जो एनोड बनाते हैं वो इम्प्योर मेटल का बनाते हैं, यानी जिसको हमने एक्सट्रैक्ट करके निकाला है उसका, जबकि जो कैथोड बनाते हैं वो बनाते हैं प्योर का, एक पतली शीट बनाते हैं उसकी और प्योर मेटल का कैथोड बना देते हैं। और जो इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं वो मेटल का ही सॉल्ट यूज करते हैं, तो मेटल के सॉल्ट को एज अ इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं। तो होता क्या है, ये जो इम्प्योर मेटल है इसमें इम्प्योरिटीज भी है और मेटल भी है। तो मेटल जो है वो पॉजिटिव आयन बनाता है और ये पॉजिटिव आयन बना के आ जाता है इलेक्ट्रोलाइट पे। अब इलेक्ट्रोलाइट का अपना एक कंपोजिशन है, जब कोई और आ जाता है तो उसकी सारी चीजें खराब हो जाती हैं। तो वो क्या करता है, उसको तो बैलेंस करना है, तो वो क्या करता है कि जो मेटल का सॉल्ट है उसमें से जो मेटल के आयन हैं, जितने अमाउंट में एनोड मेटल का आयन इलेक्ट्रोलाइट को देता है उतने सेम अमाउंट में ये इलेक्ट्रोलाइट अपना मेटल को कैथोड पे डिपॉजिट कर देता है ऐसे। तो ये जो डिपॉजिट हुआ वो प्योर मेटल है। तो इस तरीके से जैसे जैसे एनोड मेटल को मेटल आयन के फॉर्म में इलेक्ट्रोलाइट को देता है, वैसे वैसे कैथोड पे ये डिपोजिशन बढ़ने लगता है और हमको प्योर मेटल मिल जाता है। अब यहाँ पे इम्प्योरिटीज भी हैं, क्योंकि इसीलिए तो रिफाइनिंग की जरूरत पड़ी थी। तो जो इम्प्योरिटीज हैं वो दो टाइप की हैं, एक सॉल्युबल जो कि डिसॉल्व हो सकती हैं और दूसरी इनसॉल्युबल। ये जो सॉल्युबल इम्प्योरिटीज हैं वो क्या होती हैं, वो इसमें इलेक्ट्रोलाइट में चली जाती हैं, सॉल्यूशन में चली जाती हैं। लेकिन जो इनसॉल्युबल होती हैं वो इस एनोड के नीचे यहाँ पे इकट्ठा हो जाती हैं और इनको कहते हैं एनोड मड। तो एनोड मड क्या है, ये इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज है जो कि एनोड के नीचे पाई जाती हैं। मेटल्स की कुछ प्रॉब्लम भी होती हैं अगर उनको ओपन इन्वायरमेंट में छोड़ दिया जाता है, क्योंकि वो इन्वायरमेंट के डिफरेंट कंपोनेंट से रिएक्ट करके कुछ चेंजेस करते हैं जिनसे उनका जो नेचुरल अपीयरेंस होता है या फंक्शन होता है वो चेंज हो जाता है। तो इसको कहते हैं कोरेजन या जंग। जंग आप लोग जानते हैं, लोहे में देखा होगा, या आपने सिल्वर को ब्लैक होते यानी चांदी को ब्लैक होते भी देखा होगा। तो ये सब कोरेजन के अंदर में आता है। तो इसमें तीन चीजों को आपको याद रखना है, सिल्वर,
गोल्ड और आयरन। सिल्वर के केस में जो ब्लैक कलर हो जाता है सिल्वर का, वो इसलिए हो जाता है क्योंकि वो एयर के कंपोनेंट से रिएक्ट करके सल्फाइड बना लेता है सिल्वर का, जो कि ब्लैक कलर दे देता है या ब्लैक कलर की कोटिंग कर देता है सिल्वर के ऊपर, इसलिए वो ब्लैक हो जाता है। कॉपर के केस में जो उसका कलर होता है वो ग्रीनिश हो जाता है, क्योंकि वो इन्वायरमेंट के कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके कार्बोनेट बना लेता है जिसका कलर ग्रीन होता है, तो ये ऊपर एक ग्रीन कलर की लेयर लग जाती है। जो आयरन है वो आप सब जानते हैं कि उसके केस में एक फ्लेकी जो है वो रेड ब्राउन कलर की लोहे के ऊपर एक परत आ जाती है, जिसको हम लोग कहते हैं जंग लगना, जिससे कि लोहा खराब भी होने लगता है। अब इनसे कैसे बचा जाए, क्या किया जाए जिससे ये ना हो, तो इसके कई मेथड्स हैं। पहला है कि ऑयलिंग। आप ऑयलिंग अगर उसके ऊपर ऑयल की लेयर लगा दें या पेंटिंग कर दें या ग्रीसिंग कर दें, इन सब से क्या होता है, इन सब से इन्वायरमेंट और मेटल के बीच में एक बैरियर या समझ लीजिए एक पर्दा लग जाता है, जिससे कि इन्वायरमेंट मेटल के पास पहुंच ही नहीं पाता, तो वो उसको खराब कर ही नहीं पाएगा, इसलिए ये मेथड्स उसको बचा सकती हैं। इसके अलावा मेथड्स हैं गैल्वेनाइजिंग, क्रोम प्लेटिंग या एनोडाइजिंग। ये तीनों मेथड में क्या होता है, मेटल के ऊपर हम एक लेयर लगा देते हैं। इन केस ऑफ गैल्वेनाइजिंग जो लेयर है वो होती है जिंक की, यानी अगर मेटल के ऊपर जिंक की लेयर लगा दे तो उसको कहेंगे गैल्वेनाइजेशन। अगर ये जो लेयर लगा रहे हैं वो हम क्रोमियम की लगा दें तो उसको कहते हैं क्रोम प्लेटिंग, वो भी क्या करता है, कोरिजन को नहीं होने देता। और एनोडाइजिंग हम लोग ने पहले भी पढ़ा है कि इसमें एल्युमिनियम के ऊपर एल्युमिनियम ऑक्साइड की एक मोटी लेयर लगा दी गई थी, जिससे कि वो प्रोटेक्ट हो गया था, तो ये भी मेथड हमने पढ़ा है। लास्ट है एलॉय मेकिंग। एलॉय में क्या होता है, प्योर मेटल के साथ कुछ और चीजें मिला दी जाती हैं जिससे कि उनमें कोलिजन नहीं होता और वो प्रोटेक्ट हो जाते हैं। तो अलॉय दैट मींस मिक्सचर। अलॉय को कहते हैं मिश्र धातु। मिश्र का मतलब मिक्सचर, तो ऐसे धातु जिसमें कुछ और भी चीजें मिली हो। मेन क्वांटिटी में मेटल ही होता है, लेकिन उसके अलावा मेटल को भी मिला सकते हैं और नॉन मेटल को भी मिला सकते हैं। कैसे करते हैं ये, तो सबसे पहले जो मेटल है उसको पिघला लेते हैं और फिर जो भी कुछ मिलाना होता है उसको उसमें मिला के और फिर उसको सॉलिडिफाई होने के लिए छोड़ देते हैं, तो आपको अलॉय मिल जाता है। अब अलॉय मेकिंग के जो एग्जाम्पल्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वही आपको याद रखने हैं। जैसे कि जो आयरन यूज होता है बिल्डिंग वगैरह में, वो 100% आयरन नहीं होता क्योंकि आयरन सॉफ्ट होता है, तो उसको नहीं यूज कर सकते हैं। तो इसलिए आयरन के साथ जब कार्बन यूज हो जाता है 0.05%, तब ये आयरन बनता है जिसको हम बिल्डिंग्स में यूज करते हैं। तो ये अलॉय यूज करते हैं बिल्डिंग में। सेकेंड है जब आयरन, निकेल और क्रोमियम इन तीनों को मिला दिया जाता है तो स्टेनलेस स्टील बन जाता है, और आपको पता है स्टील में कभी भी जंग नहीं लगता अगर अच्छी क्वालिटी का स्टील है तो। तीसरा है कॉपर और टिन यानी एसएन। कॉपर और टिन का मिक्सचर जिससे कि ब्रास बनता है। ब्रास की मूर्तियां, ब्रास के इंस्ट्रूमेंट आप देखते हैं तो वो जो है वो कॉपर और टिन से बना होता है। जो नेक्स्ट है वो है लेड और टिन। तो पीबी और टिन जो है ये सोल्डर बनाता है। सोल्डर क्या है, आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को जोड़ने के लिए हम कहते हैं हम जो है वो सोल्डिंग कराने जा रहे हैं या सोल्डिंग कर दो इसकी, तो वो एक्चुअल में लेड और टिन ये दोनों को मिला के जो मटेरियल होता है उससे किया जाता है। जो मरकरी का अलॉय है उसको स्पेशल नेम देते हैं, उसको कहते हैं एमलगम। तो अलॉय बना के भी यानी मिश्र धातु बना के भी हम मेटल के कोलिजन को यानी खराब होने को रोक सकते हैं। सो दैट इज ऑल अबाउट मेटल एंड नॉन मेटल, दैट मीन्स धातु और अधातु। और प्लीज प्लीज अगर अभी आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, उसको लाइक नहीं करते हैं या उस पर कमेंट नहीं करते हैं तो प्लीज करिए, बहुत मेहनत लगती है इसमें। सो थैंक यू सो मच।